अर्थ क्या है, सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है, ठीक है। अच्छा, ये किसने हमको बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल केपलर ने बताया, ठीक है। और केपलर ने क्या दिए थे, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, उसके लिए 3 उन्होंने हमको क्या दिए हैं, लॉज दिए, उसको हम लिखने वाले हैं, ठीक है। लॉज ऑफ केपलर्स, ठीक है, अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ, ठीक। और उससे जैसे हम ये समझते हैं, हम हमेशा सर्कल जैसा बनाते हैं ना, सर्कल, अगर हमको लगता है कि अर्थ के चारों सन के चारों क्या कर रहे हैं, सारे प्लैनेट से रेवोल्यूशन कर रहे हैं, और अगर कहा जाए कि उनका रेवोल्यूशन कैसा है, तो एक जवाब आएगा, वो कैसा है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। वो सभी कैसे चलते हैं, सर्कुलर मोशन में चलते होंगे। लेकिन केपलर वो थे पहले आदमी जिन्होंने कहा कि उनका मोशन कैसा है, जो प्लैनेट्स हैं अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द अर्थ या प्लैनेट्स अराउंड द सन इज नॉट सर्कुलर बट इट्स इलिप्टिकल, ठीक है। उनके रास्ते के बारे में बताया, ठीक है, कितना समय उनको लगता है, उनके टाइम पीरियड और उनके बीच की डिस्टेंस के बारे में उन्होंने हमको लॉज दिए, ठीक है। हाँ, दैट वाज द मैन जोहानस केपलर। हाँ, नोट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हेडिंग लगाइएगा आप, केपलर्स लॉ, इसमें लिखें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो मोशन, जो प्लैनेट्स हैं उनका मोशन किस तरीके से होता होगा, इसके बारे में उन्होंने हमको लॉ दिए थे, केपलर्स लॉ। डैश करके इसमें लिखें, देयर आर 3 लॉज, देयर आर 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कोई भी प्लैनेट क्या करती है, क्या कर रहा है, अगर अर्थ के चारों रिवोल्यूशन कर रहा है, तो उसके रिलेशन में उन्होंने हमको कितने लॉज दिए हैं, 3 लॉज दिए हैं। तो फर्स्ट लॉ, पहला लॉ देखिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। और हम इसको ना, इसके लिए हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहा जाता है। केपलर्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, अगेन, ठीक है। हाँ, तो इस लॉ में क्या बताया गया है कि जो भी प्लैनेट है उनका मोशन कैसा है, उनका मोशन सर्कुलर न होकर उनका मोशन कैसा है, इलिप्टिकल, ठीक है, इलिप्टिकल पोर्शन में चलते हैं। हाँ, हेडिंग लगेगी आपकी केपलर्स फर्स्ट लॉ, और फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या हो गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, रास्तों का नियम। ऐसे जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरीके से सन के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक, और उनका जो रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। हाँ, इसमें लिखें, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, हर कोई प्लैनेट क्या है, वो सन के अराउंड घूम रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, विद द सन, सन के साथ, सन के साथ वो क्या कर रहा है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, विद द सन सिचुएटेड एट, और सन की क्या पोजीशन है, सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई, फोसाई ऑफ द इलिप्स, वो क्या है, सन क्या है, उस इलिप्स के एक फोकस पर कहीं पर को होगा, आगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, केपलर्स फर्स्ट लॉ, विच इज आल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट, और क्या कहता है, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द इलिप्स, इलिप्स के किसी एक फोकस पर क्या होने वाला है, सन होगा, ELLIPSE, इलिप्स। नोट करें, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करना है, जैसे सिंपली आप इसको बना सकते हो, आपने क्या, यहाँ ध्यान दें, ठीक है,
आप ना 2 कील ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इलिप्स बनाना चाहते हैं तो आपने क्या किए, 2 कील ले लिए और उसको ऐसा ज़मीन पर गाड़ दिया, ऐसे ज़मीन पर गाड़ दिया और उसमें एक धागा लगाया, ठीक है। उस पर आपने क्या कर दिया, एक धागे को ऐसे, ये ढीला है अभी, अभी कैसा है, ये बिल्कुल ढीला है, ये लूज है, ये आपका ये अभी लूज है। इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, 2 कील लिए हैं, उस पर क्या कर दिया, धागा बांध दिया, अभी लूज फॉर्मेट में बिल्कुल पास पास में रख दिए हैं, पास पास में रख के ऐसा आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब आप ऐसा कर रहे हैं, अब आपने क्या किया, इसको ऐसे टाइट कर रहे हैं, ठीक है। इस धागे को आपने टाइट किया और ऐसा टाइट 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 करके आप इसको ऐसा सर्कल घुमा, ठीक है। ये सिचुएशन बनी। अब इसको हम जमीन पर रखकर ऐसा बना सकते हैं। तो फाइनली हमको जो रिजल्ट मिल रहा है ना, वो कैसा मिल रहा है, वो ऐसा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये कैसा फॉर्मेट हो गया, जैसे अंडे के जैसा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, इलिप्स। क्यों, इसके कितने सेंटर हैं, 2 सेंटर, फिर से, ठीक है। ये धागा कैसा है, ये ढीला है, बिल्कुल ये पास पास आपने रखा है। और अब आप ऐसा कर सकते हो ना, इसको गाड़ दिया हमने, ऐसा किया, धागा कैसा हो गया, टाइट हो गया। जहां जहां टाइट आ रहा है ऐसे टाइट, बिल्कुल पूरा टाइट करते हुए, बिल्कुल पूरा टाइट करते हुए ऐसे पेन को आप चलाएंगे ऐसे जमीन पे, तो जो फिगर बनेगा उसको ही हम क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। इसलिए ये 2 कील है ना, तो इसके कितने सेंटर हुए, इसके 2 सेंटर हो गए। इसके कितने सेंटर हो गए, 2 सेंटर, ठीक है। हाँ, ओके। जो सेंटर है उसको ही हमने क्या नाम दिया, फोकस, ठीक है। और फोकस का प्लूरल फॉर्मेट क्या हो गया, फोसाई हो गया, ठीक है। हाँ, और ये क्या चीज है, ध्यान दें, ये क्या चीज है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है जहां क्या कर रहा है, यहाँ पर को आपका प्लेनेट है। ये क्या हो गया, ये पोजीशन होगी आपकी एक प्लेनेट की, किसी भी समय में, और उस समय में या तो सन यहाँ पर को होगा या तो सन यहाँ पर को होगा, ठीक है। किसी एक पोजीशन क्या शो करेगा, ये सन की पोजीशन को शो करेगा, सन की पोजीशन। ये है आपका प्लेनेट, ये क्या हो गया आपका सन, और ये कैसा है आपका फिगर, ये है इलिप्स, ठीक है। इसलिए उन्होंने हमको पहली बार ही बताया कि जो प्लेनेट हैं वो क्या हैं, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। वो कैसे ऑर्बिट में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। हर कोई प्लेनेट सन के इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, और उसमें से इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, किसी एक फोकस पर उस वक्त सन होगा या रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसको अगर आपको नाम देना है, इसको आपने फोकस नंबर 1 दे दिया, इसको आपने फोकस नंबर 2 दे दिया, ठीक है। फोकस 1 एंड फोकस 2 नोट आप कर लीजिएगा। आपको F1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका फोकस 1, और F2 को क्या कहोगे आप, इसको आप कहोगे फोकस नंबर 2, और ये क्या है, ये आपका फोसाई जो है वो हो गया आपका प्लूरल ऑफ फोकस। फोकस के प्लूरल को हम क्या कहेंगे, फोसाई। नो डाउट। नंबर 2, केपलर्स सेकंड लॉ। नोट करें, केपलर्स सेकंड लॉ, और विच इज ऑल्सो नेम्ड एज लॉ ऑफ एरियाज। इस नियम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरियाज कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ एरियाज, सेकंड लॉ ऑफ केपलर इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एरियाज। तो इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हाँ, तो इनका जो रास्ता है, प्लेनेट का जो रास्ता है अराउंड दिस सन, वो कैसा है आपका, इलिप्टिकल रास्ता है। और हमारे पास में मान लेते हैं यहाँ पर तो क्या है, सन है, ये पोर्शन सन की दिखा रही है, और किसी समय में प्लेनेट क्या कर रहा था, वो प्लेनेट का ऐसा रेवोल्यूशन चल रहा था, इस तरीके से प्लेनेट घूम रहा था। कभी वो P1 पोर्शन पर था, और चलते चलते अब वो कहाँ चला गया, P2 पर चला गया। पहले प्लेनेट कहाँ था, P1 पर था, और मूव करते हुए कहाँ चला गया, P2 पर। हमने रैंडमली कोई पोर्शन ले रहे हैं, पहले वो P1 पर था, और अब कहाँ पहुंच गया, वो P2 पर पहुंच गया। तो हमने क्या किया, ठीक है, इस वक्त सन से इसकी डिस्टेंस ये थी P1s क्या थी, सन से उस वक्त इसकी डिस्टेंस थी। अब वो चलकर यहाँ चला गया, तो अभी डिस्टेंस कितनी होगी सन से इसकी, P2s होगी, P2s, दिस इज सन, ये सन हो गया, ठीक है। हाँ, तो उस वक्त इसने कितनी एरिया ली होगी, ठीक है। तो हमने कहा कि उसने जो एरिया कवर की, इतनी एरिया कवर की होगी, ठीक है, जो एरिया कवर की इतनी एरिया, यहाँ देखो, ठीक है। अगेन हाँ, वापस अब सुने, अब मान लेते हैं वो इधर पहुंच गया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, P3, अभी यहाँ पर को, ठीक है, रैंडमली कहीं भी चुन सकते थे। और उसके बाद में और अगली पोर्शन क्या होगी उसकी, P4 की पोर्शन होगी, ठीक है। हम कह रहे हैं P1 से लेकर P, ठीक है, जब वो P3 पर था उसकी डिस्टेंस कितनी थी, सन से इतनी थी, P3s थी, ठीक है। अब वो चलकर कहाँ चला गया, P4 पर चला गया, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, P2s होगी, ठीक है। इस P1 से लेकर P4 तक जाने में उसने कितनी एरिया कवर की, तो जवाब आया उसने इतनी एरिया कवर की,
यही मतलब हुआ, ठीक है। हाँ, जब वो P1 से P2 गया तो कितनी एरिया कवर की, इतनी, ठीक है। उस एरिया का नाम क्या हो गया, P1 P2, ठीक है। वो अगले पोर्शन पर कहीं ऊपर को हमने रैंडमली देखा, ठीक है। जब वो P3 पर था, P3 से कहाँ चला गया, P4 पर, इसमें उसने कितनी एरिया कवर की, तो जवाब हो गया आपका P3S P4, ये एरिया उसने कवर की, ठीक है। यही क्या है, लॉ ऑफ एरिया। और ये जो एरिया होंगे, ये जो एरिया इसने क्या किया, शिफ्ट, ये कैसे किया, शिफ्ट। जैसे आपको देखते हैं ना कुछ चीज गाड़ियों में लगे रहते हैं, वो पानी हटाने के लिए क्या कहते हैं उसको, वाइपर, ठीक है। हाँ, गाड़ी के शीशे में क्या लगे, वाइपर ही होते हैं ना, वाइपर ही होते हैं, हाँ वाइपर ही होते हैं, वाइपर लगे रहते हैं ना। तो वो क्या करता है, सुने देखो, वाइपर क्या करता है, ऐसे एरिया को क्या करता है, स्वीप कर, ऐसा स्वीप करता है, स्वीप करके ऐसे झाड़ू जैसे पूरा लगा देता है ना, वही कहानी है। तो ये पूरी एरिया को ऐसे क्या किया, ऐसे स्वीप, ठीक है। जितनी एरिया उसने यहाँ स्वीप की, उतने ही समय में उतनी एरिया इसने यहाँ स्वीप, ठीक है। तो एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, यही इसका सेकंड लॉ। फिगर ड्रॉ करें और उसमें लिखें, इसमें लिखें, ईच प्लेनेट मूव्स इन, ईच प्लेनेट मूव्स इन सच अ वे दैट, कोई भी एक प्लेनेट इस तरीके से मूव करता है, एन इमेजिनरी लाइन drawn from the sun, अगर हम सन से क्या करें, प्लेनेट को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन, ऐसी लाइन थोड़ा है, ये लाइन नहीं है, ये तो सन है, कहाँ प्लेनेट है, लेकिन हमने ऐसा मान दिया ना, ये क्या है, एक इमेज लाइन है, ठीक है। ये कैसी इमेज लाइन, ये कैसी इमेजिनरी लाइन, ये भी कैसी होगी, इमेजिनरी लाइन होगी, ठीक है। हमने क्या किया, एक इमेज लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, सन से लेकर प्लेनेट तक। सो सन टू प्लेनेट, drawn from the sun to the planet, sweeps out equal area, sweeps out equal area, ये इक्वल एरिया को क्या करेगा, स्वीप करेगा, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। अब हमने दो पोर्शन बना दिए ना, मतलब कि P1 से लेकर P2 तक जाने में, सुने, P1 से लेकर P2 तक जाने में उसको जितना समय लगा, उतना ही समय P3 से लेकर P4 तक जाने में लगेगा, ठीक है। P1 से P2 तक जाने में जितना समय लगा, उतना ही समय क्या लगेगा, P3 से P4 तक जाने में समय लगेगा, और उतनी ही एरिया, जितनी एरिया उसने यहाँ कवर की, उतनी एरिया उसने यहाँ कवर की हुई, ये हमको ये सेकेंड लॉ बताता है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखने वाले हैं, टाइम टेकन फ्रॉम P1, टाइम टेकन बाय प्लेनेट फ्रॉम P1 से लेकर कहाँ तक, P1 टू P2 इज इक्वल टू, आपको लिखना है टाइम टेकन बाय प्लेनेट फ्रॉम P3 टू P4। तो एक जो प्लेनेट है उसने P1 से लेकर P तक जाने में, P2 तक जाने में जितना समय लिया होगा, उतना ही समय क्या किया उसने, P3 से लेकर P4 तक जाने में उतना ही टाइम्स को लेना मिला होगा अगेन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये टाइम के फॉर्मेट में आ गया, ये किसके फॉर्मेट में आपने लिख दिया, ये टाइम के फॉर्मेट में लिख दिया। अब इसको एरिया बनाओ, इतने समय में उसने क्या किया होगा, इक्वल एरिया ट्रेवल करी होगी। तो एरिया विच इज P1S2, एक मिला आपको P1S P2 इज इक्वल टू एरिया कितना, ये हो जाएगा आपका P3S P4, ये एरिया कैसी होगी, इक्वल होगी दिस वन। इसमें आप नोट कर सकते हैं कंक्लूजन, इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, कंक्लूजन ऐसा नोट बना लो यहां पर को ना, वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट व्हेन क्लोजर, वेलोसिटी ऑफ अ
planet when closer to the sun to the sun is more than its velocity when away from the sun पढ़ पा रहे हैं आप? हाँ, लिख दिया आपने, ठीक है। इसका जो कंक्लूजन है, इसका कंक्लूजन ये है कि जब सन के बहुत नजदीक में प्लेनेट रहा होगा तो उस वक्त उसकी स्पीड कैसी होगी? तेज। और जब सन से प्लेनेट की डिस्टेंस कैसी होगी? दूर होगी, तो उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। ये लिखा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट व्हेन क्लोजर टू द सन इज मोर, ठीक है। जब प्लेनेट सन के बहुत नजदीक है तो उसकी स्पीड बहुत तेज है, देन इट्स वेलोसिटी व्हेन अवे फ्रॉम दिस सन, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। आगे तो प्लेनेट क्या कर रहा है? रेवोल्यूशन कर रहा है। तो थर्ड लॉ हमको क्या बताता है? थर्ड लॉ बताता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन, ठीक है। एक जो प्लेनेट है वो इसके चारों रिवोल्यूशन करने में उसको जितना समय लगता है उसको हम किससे लिखते हैं? टाइम को t से। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एवरेज डिस्टेंस, वो है आपकी r। और तो यहाँ रिलेशन क्या बनता है? टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, ये आपको मिलता है, ठीक है। हाँ, इसको आप क्या कह सकते हैं? रेवोल्यूशन जो टाइम पीरियड लगा उसका भी आप इसको लॉ नाम दे सकते हो। विच इज इसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। हाँ, पहले इसमें लिखो केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स पहले आप इसको लिखो केपलर्स थर्ड लॉ, और दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है। हाँ, तो ये बड़ी डिस्टेंस है, इसका नाम क्या रखा गया? मेजर एक्सिस। ये छोटी डिस्टेंस है तो इसका नाम क्या हो गया आपका? माइनर एक्सिस, ठीक है। और ये छोटी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे फिर? अगर हम पूरा लेंगे तो मेजर एक्सिस, और अगर ये आधा लिया जाएगा, ठीक है, अगर आधा लिया जाएगा तो इसको क्या कहा जाएगा? सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम क्या कहेंगे? सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। बड़ी एक्सिस की भी क्या है? हाफ पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ को रिलेशन क्या बन रहा है? टी क्या हो गया? टी को हम कहते हैं टाइम पीरियड या रेवोल्यूशन टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड, इसे समझ में आ जाएगा ना? टी का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन करने का टाइम पीरियड, ठीक है। एक चक्कर लगाने का पूरा टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड हो गया। आर क्या होगी इसकी? आर होगी इसकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड सन सन और प्लेनेट के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, टाइम पीरियड, रेवोल्यूशन टाइम पीरियड किसका? रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड सन हो गया। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली square of time period is directly proportional square of time period is directly proportional to the cube of distance between them, distance between them, बस इतना सा, ठीक है। क्या कहा गया है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड का क्या करना है आपको? स्क्वायर। देखो ऐसे टी लिखा, इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या किया? स्क्वायर। ये क्या लिखा गया है? प्रोपोर्शनल। और प्रोपोर्शनल के लिए क्या साइन बनाओगे? ऐसा साइन बनाओगे। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? आर। ये लिखा आपने आर, और इसका क्या करना है? क्यूब। इसका क्या करना है? क्यूब। ये आपको लॉ मिलता है। तो देखें अगेन, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो प्रोपोर्शनल का है ना, इसको हम हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं? इक्वलिटी का साइन लगाते हैं, साथ में लगा देते हैं के,
और के को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो के यहाँ पे क्या है, के हो गया आपका एक कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट। ये नियम